बड़ा दिलचस्प मुकाबला है ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, और इस मुकाबले पे पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें इन दोनों को अलग देखा जाता है, किस तरह के मुद्दों को चुनावी सभाओं में उठाया गया। अब तो क्योंकि फैसले की घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है, चुनाव वोटिंग चल ही रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को वोटिंग की शुरुआत हो गई थी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच में कड़ा मुकाबला है। 16 करोड़ मतदाता और अपने मताधिकार का प्रयोग कर इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी और नतीजे भी कल तक आ जाने की उम्मीद है। वहीं चुनाव प्रचार में दोनों ही उम्मीदवारों के समर्थन में कई दिग्गजों ने चुनाव प्रचार किए हैं। एलन मस्क ने ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा कि मैं इस चुनाव को भाग्य की राह में एक मोड़ के रूप में देखता हूं। मैं इस चुनाव में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा हूं, क्योंकि अगर हम ट्रंप को नहीं चुनते हैं तो हम इस देश में लोकतंत्र और 2 पार्टी प्रणाली खो देंगे। इस तरह के बयानों से साफ समझा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किस कदर आप खींचतान देख रहे हैं। वहीं भारत की भी इस चुनाव पर पैनी नजर है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमने पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में अमेरिका के साथ अपने संबंधों में लगातार प्रगति देखी है। इसमें ट्रंप का कार्यकाल भी शामिल है। इसलिए जब हम अमेरिकी चुनाव को देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि फैसला जो भी आए, अमेरिका के साथ हमारे संबंध और मजबूत होने ही हैं। यानी इस चुनाव पर दुनिया भर की नजरें हैं। इसी पर बातचीत करेंगे, इसके तमाम पहलुओं को मेहमानों के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। विश्व के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस के बीच मुख्य मुकाबला है। 16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर इनके भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान खत्म होने के बाद ही मतगणना की भी शुरुआत हो जाएगी और कल नतीजे आने की भी उम्मीद है। My name's Lisa Grogan, and I think it's very simple. We just need a change in this country. If you haven't voted, get out and vote. It's a right that not everybody in the world gets, so you have to take advantage of it, and it does matter. It will change your life. You never know what kind of legislation is going to happen, so take advantage of your rights. वहीं अमेरिका के चुनाव पर भारत की भी पैनी नजर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमने पिछले 5 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में अमेरिका के साथ अपने संबंधों में लगातार प्रगति देखी है। इसमें ट्रंप का कार्यकाल भी शामिल है। इसलिए जब हम अमेरिकी चुनाव को देखते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि फैसला जो भी आए, अमेरिका के साथ हमारे संबंध और मजबूत होंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिका में इस बार के राष्ट्रपति चुनाव को सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर वोटर काफी बटे हुए हैं। हर वर्ग से डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी को मिलने वाले समर्थन को लेकर सर्वे में अलग अलग दावे हुए हैं। इस बीच दोनों प्रत्याशियों को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतवंशियों की राय भी काफी बटी हुई है। जहां लोग डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं आमजन उनकी नीतियों को लेकर संशय की स्थिति में है। दूसरी तरफ कमला हैरिस की नेतृत्व क्षमता से भारतीय अमेरिकी काफी प्रभावित हैं। हालांकि कुछ अन्य मुद्दों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के मुकर्रर होने को लेकर लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक अमेरिका में अगले 4 साल तक किसकी बादशाहत रहती है, अमेरिका की सत्ता की चाबी किसके पास रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको हम समझ सकते हैं, और ये अमेरिकी चुनाव पर भारत की कड़ी नज़र ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। और 2 चेहरे आप देखते हैं। बेशक कमला हैरिस जो है वो मूल रूप से आप एक भावनात्मक कनेक्ट देखते हैं नाम के साथ में। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, तमिलनाडु में उनका जो पैतृक गांव है, वहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, अच्छा लगता है। लेकिन आप ऋषि सुनक वाला समय भी देख चुके हैं, वहाँ भी बड़ा कनेक्ट महसूस किया गया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या 2 देशों के संबंध पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, ये समझने, ये भावनात्मक है। ट्रंप जो है वो उनका किरदार अब एक अलग किस्म का रहा है। उनको पहले देखा जा चुका है, उनका नेतृत्व देखा है अमेरिका ने, और दुनिया ने भी देखा है उनके काम करने के तरीके को। आइए इसको समझते हैं।
डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज़, जेएनयू, मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रही हैं। आज खासी व्यस्त हैं अंशु जी, मैं देख रहा हूँ इस मुद्दे पर। और इसी तरह संजीव जी भी बहुत व्यस्त हैं, संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप दोनों का स्वागत है। साथ ही साथ में सुरेश गोयल जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं और हमारे साथ कई बार चर्चाओं में हमारा सहयोग करते रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझने में, वो भी जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले ओपनिंग कमेंट से शुरुआत करते हैं, लेडीज फर्स्ट। डॉक्टर अंशु जोशी, मुझे ये बताएं कि जैसा मैंने कहा, कमला हैरिस नाम से कनेक्ट होता है, कमला हैं, वही भारतीय मूल की हैं, तो वो कनेक्ट होता है। और डोनाल्ड ट्रंप बोले बड़े अच्छे दोस्त हैं और वहाँ पर मोदी स्टाइल में कैंपेन करते थे, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े अच्छे दोस्त माने जाते हैं। हालांकि जैसा एस जयशंकर जी ने स्पष्ट कर दिया कि 5 राष्ट्रपतियों को हमने देखा, हमारे संबंध हमेशा अच्छे ही बने रहे हैं। बहरहाल ये दोनों चेहरों में भारत की नज़र किस चेहरे पर ज़्यादा होगी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात रखूंगी और बिल्कुल अभी आज बहुत सारी बातें करने का समय नहीं है। तो कमला हैरिस को हम भारतीय मूल का समझते हैं, ये भारत की भावना हो सकती है, पर कमला हैरिस अपने आप को कितना भारतीय मानती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने एक उपराष्ट्रपति के तौर पर दिए और भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे रहे जैसे कि जम्मू और कश्मीर का मुद्दा रहा, जिस तरह से उन्होंने इन मुद्दों को उठाया, तो वहां पर फिर ये कनेक्ट मुझे डिस्कनेक्ट में बदलता हुआ नजर आता है। पहली बात तो ये, तो एक पर्सनालिटी के रूप में भी, फिर वो जिस पार्टी से आती हैं उस विचारधारा को यदि हम देखते हैं, और उपराष्ट्रपति के रूप में हमने देखा कि भारत के साथ एक राष्ट्र के रूप में यदि वे राष्ट्रपति बनती हैं तो, और उपराष्ट्रपति के रूप में फिलहाल मोदी जी के साथ और भारत के साथ किस प्रकार की उनकी केमिस्ट्री रही है। हालांकि कोई भी राष्ट्रपति बने, ये बात जयशंकर जी ने बिल्कुल सही और साफ ढंग से रखी है कि भारत के अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है, वो कहीं मुझे डिस्टर्ब होता हुआ नहीं दिखता। पर ट्रंप के राष्ट्रपति शासन काल में हमने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों का एक नया अध्याय खुलते हुए देखा है, प्रवीण जी। और यदि ट्रंप राष्ट्रपति बन के आते हैं तो वही भरोसा, वही मित्रता कायम रहेगी जो उनके पिछले राष्ट्रपति शासन काल में रही थी। तो मुझे लगता है भारत सरकार की और भारतवंशियों की नजर अभी ट्रंप पर ये है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहता हूं कि ओपनिंग कमेंट इसी सवाल, अपने बाकी के मेहमानों से भी मैं इसी पर जाऊंगा। गोयल साहब, आप भी मुझे बताएं, क्या आपका मत भी ये है, ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस में भारत के लिए ट्रंप बेहतर? देखिए, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि कमला हैरिस बेहतर रहेंगी या ट्रंप बेहतर रहेंगे। मुझे याद पड़ता है कि वे ट्रंप ही थे जो जब यहाँ पर अहमदाबाद आए थे, और अहमदाबाद आने के फौरन बाद ही या उसके तकरीबन आसपास ही उन्होंने कहा कि अगर भारत जो है उनके मोबाइल के ऊपर टैक्स कम नहीं करेगा तो भारत के जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर वो ये टैक्स बढ़ा देंगे। अभी भी कह रहे हैं वो कि जो भारत से इंपोर्ट होता है उसके ऊपर टैरिफ डबल कर देंगे। देखिए, बात यह है कि अगर हम देखें एट ए मैक्रो लेवल, बोथ ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, दोनों के लिए भारत से रिश्ते काफी मजबूत रहेंगे, उनके लिए काफी अहम है। लेकिन अगर हम डिटेल्स में जाकर के देखेंगे तो ट्रंप जो है वो उनके लिए एक जो ट्रेड है, ये ट्रेड मैट्रिक्स वो बहुत जरूरी है। ये तो चाहे चाइना हो या भारत हो या कोई भी देश हो, उससे ट्रेड के मैटर्स में कि कहाँ ज्यादा टैरिफ लग रहा है, अमेरिका का एक्सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, भारत एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, उसमें कितना टैक्स लग रहा है, उसके लिए बहुत अहम हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमें दोनों के साथ में जो पैरामीटर्स हैं उनको लेकर के देखना होगा कि किसके साथ में पैरामीटर। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे याद है बाइडेन साहब के साथ जब मुकाबला हो रहा जी, एक चीज मैं कहूंगा आखिर में बात हुई है, तो कमला हैरिस अगर ये प्रेसिडेंट बनती है तो मुझको लगता है कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी के मामले में हमारे उनसे रिश्ते ज्यादा मजबूत रहेंगे। ट्रेड के मामले में, चाइना के मामले में देखना पड़ेगा कि क्या हो। वेरी ट्रू। चलिए, एक मुझे 2 ओपिनियन जब मिल जाते हैं तो और मजा आता है बात करने में, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है लॉजिकली देखा जाए तो, क्योंकि जो बाइडेन के समय भी ऐसी बात हुई थी, बाइडेन जब आ गए उसके बाद में भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा। पहले ऐसा माना जाता था नहीं ट्रंप होना चाहिए, एक वो भावनात्मक पहलू जुड़ गया था। संजीव जी, ये 2 पहलू आए हैं, आपका मत क्या है? ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस में भारत की नज़र किस पर रह सकती है? हालांकि हम ये तो औपचारिक तौर पर जानते ही हैं कि दोनों में से कोई भी जीते, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर या भारत के साथ संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव इसका नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी किससे ज़्यादा कनेक्ट महसूस करता है, एक भारतीय या भारत सरकार? जी देखिए, जैसा कि अंशु जी ने और एम्बेसडर गोयल सर ने इस बात को रखा,
और मैं एक अन्य पहलू पर आपका ध्यान, आपके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो आतंकवाद की चुनौती है और जो अतिवाद की जो चुनौती है, उसको डील करने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यदि वो फिर से सत्ता में आते हैं तो उससे भारत को भी उसमें लाभ होगा और पूरे विश्व समुदाय को आतंकवाद के विरुद्ध जो चुनौती है उसको डील करने में मदद मिलेगी। ये मैं बात एक एडिशन में कह रहा हूं, जो पिछली दो बातें डॉक्टर अंशु जोशी ने और एम्बेसडर गोयल ने इस बात को रखा है। और जाहिर है कि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रंप के पुराने पिछले कार्यकाल को देखें 2016 से 2020 में, तो उन्होंने इस्लामिक स्टेट की जो फिजिकल टेरिटरी अबू बकर अल बगदादी ने स्थापित कर रखी थी रक्का और मोसुल में, उसको उन्होंने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में इस्लामिक स्टेट खुरासान ने जो बेसेस बना रखे थे उस पर बड़ी कार्रवाइयां की। इसके यहाँ तक कि अपने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया, जो कि एक बेहद शक्तिशाली बॉम्ब होता है, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। और जाहिर है कि उन्होंने ISIS की जो फिजिकल जो उनका प्रेजेंस था और उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया। और जो ISIS है वो सिर्फ डिजिटल डोमेन में ही एक्टिव रह पाया था। और उसी तरीके का जो अप्रोच है आज के समय में भी, जब हमास, हिजबुल्लाह, हुती और कनाडा में और पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी संगठन फिर से सर उठा रहे हैं, तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि विश्व को डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स की और अमेरिका के वो लीडर राष्ट्रपति बनते हैं तो उसमें बड़ा सहयोग मिलेगा। और भारत और अमेरिका का जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है, जो कि वर्तमान समय में जिसमें कि बहुत सुधार की आवश्यकता है, कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जो इंडिया US का जो काउंटर टेररिज्म जो कोऑपरेशन है वो संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो उस तरीके के जो सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी जो भारत और अमेरिका का सहयोग है उसमें मदद मिल सकती है। ये मैं अपनी तरफ से एक एलिमेंट्स में ऐड करना चाहता हूं। और वैसे फर्दर जो डिस्कशन हम करेंगे तो उसमें आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसे हम ठीक है। तो चले एक एक करके, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कई मुद्दे हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से चल रही हैं। डॉक्टर अंशु, ये एक क्या बदला हुआ रूप होता है, क्योंकि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ गलतियां की होंगी तो उससे सबक लिया होगा। अब वो मिडिल ईस्ट का युद्ध खत्म करवा दूंगा ये बात कह रहे हैं, यानी और हम देखते थे एक इतिहास रहा है वहां पर जो युद्ध करवाता था वो या युद्ध में उतरता था वो बड़ा चेहरा माना जाता था, चाहे वो बुश का काल देखा गया, उसके बाद में हमने ऐसी बहुत सारी चीजें देखी हैं। लेकिन ट्रंप इस बार इस मुद्दे को लेकर आए कि मैं मिडिल ईस्ट का युद्ध खत्म करवा दूंगा, यानी वो ये मानकर चल रहे हैं कि अमेरिका की जनता, वैसे तो दुनिया में कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अमेरिका में युद्ध को पसंद नहीं किया जा रहा है। प्रवीण जी, बहुत ही आपने संवेदनशील बिंदु उठाया है, मैं इस पर बात भी करना चाहती थी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो छवि बनी हुई है ना, वो बहुत वोकल है। तो हम उनका जो एक ये पहलू है इसको कई लोग नहीं समझ पाते हैं। कई ऐसी रिसर्च रिपोर्ट से यदि आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप अपने समय के सबसे शांतिप्रिय राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। जब उनका रिजीम रहा है तो जीरो कॉन्फ्लिक्ट में US इन्वॉल्व हुआ है। और उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध पर भी इस प्रकार की टिप्पणियां की है कि यदि वे राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू नहीं होता। और अब भी उन्होंने ये टिप्पणी की एक सभा में कि यदि वे राष्ट्रपति बन जाते हैं तो न सिर्फ पश्चिम एशिया में, बल्कि जो अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसमें वो जो यूक्रेन को सहायता भेजी जा रही है अमेरिका के माध्यम से, उसको वो रोकेंगे और युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो ये युद्ध चल रहा है ये रशिया यूक्रेन नहीं, बल्कि ये रशिया और अमेरिका के बीच में नाटो के माध्यम से चल रहा है, ये हम सभी जानते हैं। और दूसरा पहलू ट्रंप का यदि हम देखें तो वो आतंकवाद के बहुत बड़े विरोधी हैं। भारत के साथ वो बहुत गहराई से यहाँ एक इस इनिशिएटिव पर जुड़े हुए हैं। तो संजीव ने जो बिंदु उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वहां अमेरिका की जो जनता है उनके लिए डे टू डे लाइफ में ये जो युद्ध है, चाहे पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जो कुछ भी चल रहा है, ईरान भी वहां इन्वॉल्व है, और चाहे जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिसमें US इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इसका जो एक इकोनॉमिक इंपैक्ट है प्रवीण जी, वो अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसीलिए ट्रंप ने जो ये मेक इन इंडिया की तरह मेक इन अमेरिका, हायर इन अमेरिका,
अमेरिका फर्स्ट, जो इस तरह के इनिशिएटिव्स की बात ट्रम्प कर रहे हैं, ये उनके ट्रम्प 2 का हम ये पूरा एक जो आपने बात की ना कि लोग सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये उसी दृष्टि से लेकर के आए हैं, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि हाल फिलहाल आंतरिक मोर्चे पर जो ये तमाम आर्थिक मुद्दे हैं, इनको हल करना बहुत आवश्यक है। हालांकि ये जो बिंदु है और ये जो बात ट्रम्प कर रहे हैं, ये बहुत भारत के पक्ष में नहीं जाती, क्योंकि वो हायर इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, और जब वो हायर इन अमेरिका की बात करेंगे तो भारत की जो सर्विसेज इंडस्ट्री और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो वहां पर जुड़े हुए हैं अमेरिका से, तो वो वहां कहीं ना कहीं बाधित होते हुए मुझे दिखाई पड़ते हैं। हालांकि हम देखते हैं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, लेकिन व्यवहारिक पहलू इसका हम जानते हैं कि जहां जरूरत होती है वहां जाता है। कौन नहीं चाहेगा कि वहीं से मिल जाए, नहीं मिलते तब तो ले जाना पड़ते हैं या तब तो अवसर मिलता है। तो व्यवहारिक पहलू कुछ और है, और ये वैसा ही मुद्दा है जैसा उत्तर भारतीयों को नहीं आने देंगे, वहां उनको नहीं आने देंगे, लेकिन इससे देश नहीं चलता है, इससे इकोनॉमी नहीं चलती है। गोयल सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो युद्ध के विषय में हो रही थी, अभी जो चुनाव हो रहा है, इन दोनों चेहरों में से अगर कोई एक चेहरा जो नया आता है, उसमें यूक्रेन रशिया, बिल्कुल ठीक कहा अंशु जी ने कि वो अपरोक्ष रूप से रूस और अमेरिका चल रहा है। इधर एक और जोड़ लें, इजराइल फिलिस्तीन या इजराइल लेबनान, ये अमेरिका ईरान चल रहा है बेसिकली, और बीच में ये इन्वॉल्व है। आपको इस पर क्या इंपैक्ट लगता है अमेरिकी चुनाव का? देखिए, अंशु ने जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत फॉरेन पॉलिसी के डिस्कशन का काफी लंबा मुद्दा बन जाता है, और एक्चुअली मेरे को अब ये थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि छोटे में ये बात कैसे की जाए, लेकिन बहरहाल आप बात शुरू करते हैं इसके बारे में। देखिए, ऐसा है कि अगर मैं इन दोनों चीजों की बात करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर ट्रंप के लिए सबसे अहम चीज है वो है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनके लिए अमेरिका में जॉब क्रिएट करना जरूरी है, अमेरिका की अपनी जो प्रोडक्शन है वो जरूरी है, खास तौर पर जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स हैं और जो व्हाइट वर्कर्स हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की वो जरूरी है ये। और उस सब में भारत का क्या रोल रहेगा, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ट्रंप के लिए भारत जरूरी है, लेकिन ट्रंप के लिए अगर चाइना कल पहुंच जाता है यूएसए में कि मैं इन्वेस्ट करके आपकी इंडस्ट्रीज को रिजुवेनेट करूंगा और ये पॉसिबल है, तो ट्रंप का रवैया क्या रहेगा ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। अब मैं आता हूं दोनों युद्धों के बारे में, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट। जहां तक यूक्रेन की बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, अंशु ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो है नेटो वर्सेस यूरोपियन सिक्योरिटी की बात है ये। और अगर ट्रंप होते उस टाइम पर, शायद अगर उनकी ये वार्निंग रहे, और मैं ये कहता हूं कि अगर बाइडेन साहब ने इसको जो ठीक से अगर कहते उस टाइम पर कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर हमें नहीं बनने देना है या नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी की बात है, वो आपकी अपनी बात है, आप हैंडल कीजिए, तो शायद यूक्रेन इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अब आगे बढ़ चुका है। अब इस युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप का रवैया क्या करेगा, कोई खास मेरे पास अभी तक क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी कुछ नहीं आई है। अगर गाजा की बात करें, यूएसए में इजराइल की बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, इजराइल के मतलब ज्यूश लॉबी, ज्यादातर फाइनेंशियल लॉबी जो है वो ज्यूस की है ये। और ट्रंप के लिए भी इजराइल का एक्चुअली अगर देखा जाए, इजराइल का रहा है कि अगर ट्रंप आए तो शायद ये उनको मदद मिलेगी ये। तो अगर ट्रंप आते हैं तो वहां पर मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, यमन, कतार, उनका क्या रवैया रहेगा? क्या वो ये चाहेंगे कि उनके एक्सपेंस के ऊपर, पैलेस्टीन के एक्सपेंस के ऊपर युद्ध खत्म हो और इजराइल आगे बढ़े? मेरे ख्याल से सिचुएशन पहले से बदल चुकी है। तो मैं ये कहूंगा कि सिचुएशन वो 4 साल पहले वाली नहीं है। ट्रंप के लिए अब जो है डिसीजन लेना मुश्किल होगा, लेकिन ट्रंप ट्रांजैक्शनल है, उनके लिए या तो प्लस है या वाइट है, कोई ग्रे एरिया नहीं है उनके लिए। जबकि डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स में ग्रे एरिया होता है। तो मैं अब जो जी बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी डॉक्टर अंशु, एक और टर्म बड़ी चल रही है हमारे यहाँ पर, युवाओं को रिझाने के बड़े प्रयास किए जाते हैं, वहाँ जेन जेड का बहुत जिक्र चल रहा है, उस पर बड़ा फोकस किया जा रहा है। तो ये जो जेन जेड है अमेरिका की, इसको कौन ज्यादा अपील करता है? हालांकि मैं ये देखता हूं, और ये तो पूरे दुनिया की राजनीति में है कि चेहरे कितनी ही बुजुर्गियत से भरे हुए हों, लेकिन जेन जेड पर सभी का फोकस होता है।
चुने उन्हीं के भरोसे जाते हैं, उनकी पसंद बनना बड़ा जरूरी होता है। ऐसे में कमला हैरिस और ट्रंप जो हैं वो कैसे चॉइस बनेंगे, और क्या इसमें व्यक्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या चेहरा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण आपने और कठिन प्रश्न आपने पूछा है। जेन जी की जब हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि जब हम भारत जैसे देश को भी देखते हैं तो जो ये जेन जी है, ये हमारी अगली जनरेशन है। ये किसी भी देश का भविष्य होती है। अब जो ये भविष्य वाली जनरेशन है, इसके अलग सपने होते हैं, उनकी एक अलग उड़ान की इच्छाएं होती हैं। तो उनके जो मुद्दे होते हैं वो थोड़े अलग किस्म के होते हैं, थोड़े पर्सनलाइज्ड भी होते हैं और थोड़े ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए होते हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई चीजें, शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें, फिर अच्छे घर या अच्छे एक जीवन से जुड़ी हुई चीजें। तो यहाँ पर जब आप विचारधारा के रूप में या पॉलिसीज के रूप में देखते हैं, चेहरों के रूप में नहीं, तो आप देखिए कमला हैरिस क्या बात कर रही हैं। वो एक जो अलग अलग जेंडर की विविधता है, फिर जैसे वो एक गर्भपात के अधिकार की जो बात कर रही हैं, वो वोक कल्चर का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये जो इस प्रकार की चीजें हैं, ये जो विचारधारा है, इसमें जेन जी के कितने लोग इससे आकर्षित हैं या कितने लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर जब हम ट्रंप के चेहरे को देखते, ट्रंप की विचारधारा को देखते हैं, तो ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो मेक इन अमेरिका की बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं। जब वो ये बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें जेन जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए वो बात कर रहे हैं हायर इन अमेरिका। तो वो कहीं ना कहीं जेन जी को ही लुभाने का एक कवायद है कि उनके लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो अमेरिका में उत्पन्न किया जाए। और फिर जब ट्रंप फॉरेन पॉलिसी की दृष्टि से भी हम देखें तो ट्रंप जिस तरह की बात करे कि मैं युद्धों का अंत कराऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं वहां जेनजी जो आज की है वैश्विक स्तर पर, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व की राजनीति पर एक पैनी नजर रखती है। आज के छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि दुनिया में कहां पर क्या हो रहा है। तो युद्ध उनके लिए कभी एक ऐसा विषय है, चिंतनशील विषय है। और जेनजी के हिसाब से मुझे लगता है, मैं उनके ब्लॉग्स पढ़ती रहती हूँ, कई बच्चों के मेरे विद्यार्थी हैं, तो उनको युद्ध पसंद नहीं है। वो एक शांति और सुरक्षा के माहौल में रहना चाहते हैं, युवा पीढ़ी है। तो ट्रंप जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो वहां पर कितने जेन जी के लोगों को, वोटर्स को ट्रंप लुभाते हैं, ये देखना होगा। अब चेहरों के रूप में आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एज डज नॉट मैटर। इनके जो मुद्दे हैं, इनकी जो एक विचारधारा है, ये किस तरह से इनके सामने इनका पक्ष रखते हैं, जेन जी का पक्ष, ये दोनों किस तरह से रख रहे हैं सामने, इसको देखना बड़ा रोचक होगा। मैं भी ये देखना चाहती हूं कि जो ये युवा वोटर्स हैं वो किसको चुनते हैं अंततः। अब गोयल सर, एक और बड़ा दिलचस्प पहलू है जो भारत में राजनीति देखने वाले जरा कम समझ पाते हैं। जो टू पार्टी सिस्टम होता है उसमें हम देखते हैं बाइडेन साहब अब कई बार चल भी नहीं पाते ठीक से, लेकिन ही वॉज दी फेस। उस समय पर भी वो थे, उम्र दराज थे, क्योंकि हम जानते हैं कि काम अलग तरीके से होता है और एक चेहरा सामने होता है, उसका विजन होता है, नो डाउट। बट बहुत सारे लोग होते हैं जिसको हमारे यहाँ पर कह लें ब्यूरोक्रेसी, या वहाँ पर कह लें एक अलग अंदाज में, जो आप लोगों की भूमिका रहती है, वहाँ पर एक अलग अंदाज में काम होता है। तो यहाँ क्या ये जो प्रचार होता है, देख रहे हैं एलन मस्क आ गए, पहले उन्होंने एक्स लिया था, जब एक्स लिया था तब से कहा जा रहा था कि ये तैयारी चल रही है ट्रंप को लाने की। देखिए कितना खुलकर सामने आ गए, वो कह रहे लाना ही है उनको सामने। तो ये यहां पर प्रचार का खेल है, चेहरे का खेल है, या आप दोनों टू पार्टी सिस्टम में आपको लगता है कि उसमें सचमुच विचारधारा जैसा कोई बदलाव भी होता है? जी, विचारधारा तो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों के बीच में यहाँ पर, और बदलाव होता भी है। अब एलोन मस्क को देख लीजिए आप, एलोन मस्क एक प्रो बिजनेस लॉबी से आते हैं ये, तो उनके लिए जो ट्रंप की जो एक ट्रेड वाली जो विचारधारा है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि एलोन मस्क ने ये भी कहा कि जो ट्रंप की एक पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, उससे उनका थोड़ा मतभेद है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन विचारधारा का फर्क पड़ता है यहाँ पर, और लॉबीज का फर्क पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि अगर देखा जाए ट्रंप या बाइडेन के बारे में, या बाइडेन हो, कमला हैरिस हो, जो भी हो, यूएसए के इलेक्शंस में जी एक जो लॉबीज है और एक जो क्या कहेंगे, जो कलेक्शन होता है, जो फंडिंग होती है, ये तो जो एक फंडिंग का भी रोल बहुत ज्यादा हो जाता है ये। उनके टाइम पर जो ज्यादा फंडिंग करेगा इलेक्टोरल फंड्स में, उसको पोजीशनिंग मिल सकती है। काफी सारे एम्बेसडर जो आते हैं किसी भी प्रक्रिया के दौरान, वो आते हैं जो कि
एंड इवन इन द इम्पोर्टेंट पोजीशंस जी जिन्होंने फंडिंग करी होती है इलेक्शन में। ये तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर इलेक्शंस के दौरान फंडिंग भी होती है, ये भी होता है, बट अल्टीमेटली एक चीज जरूरी है ये कि वहां पर जो प्रोफेशनल्स हैं दे रन द गवर्नमेंट। पॉलिटिशियंस में एक बार इलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट का, द प्रेसिडेंट अपनी जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो प्रोफेशनल्स होते हैं। कुल उसमें मिलाकर भले ही कितना फर्क आप ढूंढे राजनीति में, राजनीति एक जैसी ही होती है, थोड़ा से तौर तरीके बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं। संजीव जी, अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इन दोनों के काम करने के तरीके के लिहाज से बात करें। और ये भी बहुत स्पष्ट है कि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के तौर पर और डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति के तौर पर, इन दोनों के ही कामकाज को दुनिया देख चुकी है। इनका आकलन अगर किया जाए इनके काम के आधार पर, तो फिर आप कैसे आकलन करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में कौन सा चेहरा ज्यादा मजबूत या ज्यादा बेहतर दिखाई देता है? देखिए, यदि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल को प्रवीण जी देखें तो उनका जो अप्रोच है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के, वैदेशिक संबंधों को लेकर के, उसमें भी जो ट्रांजैक्शनल जो अप्रोच है वो दिखाई देता है। वो अपने विदेश नीति के जो निर्णय हैं वो भी वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अमेरिका फर्स्ट की नीति को सामने रखते हुए ही लेते हैं। और ऐसे में वो अनेक अपने जो एलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ भी जो उनका जो एक जो कार्य की शैली है वो भी, उसमें भी एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच दिखता है। लेकिन भारत के साथ यदि उनके पिछले कार्यकाल को एनालाइज करें तो उस दौरान भी भारत और अमेरिका के जो रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई, प्रगाढ़ हुई। उन्होंने भारत की यात्रा भी की, भारत में उनका भव्य स्वागत भी हुआ और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनके कार्यकाल के दौरान अनेकों यात्राएं की अमेरिका की। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक गहरे केमिस्ट्री है, अच्छी मित्रता है दोनों देशों के बीच में और दोनों नेताओं के बीच में। तो ये जो पूरी उनके कार्यकाल के पिछले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध बहुत प्रगाढ़ और मजबूत हुए। लेकिन यदि वो फिर से एक बार सत्ता में आते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस और सिक्योरिटी की जो पार्टनरशिप है, जो काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो कोऑपरेशन है, उसमें प्रगति होगी। अभी एक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच में जो कुछ एक मतभेद की स्थितियां बनी हुई हैं, वो यदि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उसके एक रेजोल्यूशन में और गहरे समझदारी को स्थापित करने में मदद मिलेगी। और जाहिर है कि अन्य जो सेक्टर्स हैं उसमें भी भारत और अमेरिका के बीच का जो सहयोग है वो अपने ऊंचे स्तर पर पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक इकोनॉमी के विषय है प्रवीण जी, तो आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में नहीं रहे ज्यादा। वो उन्होंने अपना पूरा जीवन बिजनेस के क्षेत्र में बिताया और एक इसेंशियली वो एक बिजनेसमैन है। वो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच के साथ कार्य करते हैं। तो ऐसे में वो भारत के साथ भी कोशिश ये करेंगे कि उनके साथ किस तरीके से उनका जो भारत के साथ संबंधों से लाभ हो, अमेरिका की इकोनॉमी को कैसा फायदा हो। और वो टैरिफ वगैरह की भी बात लगातार करते रहे हैं। तो आर्थिक विषयों पर कुछ विषय आ सकते हैं कि इसके के आधार पर ये भारत और अमेरिका के बीच में कुछ मतभेद के विषय आ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा प्रवीण जी कि भारत और अमेरिका के बीच की जो रणनीतिक साझेदारी है उसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण और मजबूत पक्ष ये है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं और लोकतांत्रिक देशों की ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के लिए सहमत होते हैं। अपने जो संबंधों के बीच में अगर कोई तनाव आ जाता है तो उसको भी, मुझे आपकी ये लाइन बड़ी अच्छी लगती है, आप कई बार कोट करते हैं, असहमतियों के बीच सहमत होना। ये बड़ा दिलचस्प है, इसको बड़ी गहराई से समझा जा सकता है। पूर्णिमा नाथ जी, अटल शलाभ जी, टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक तो उनको देख ही पा रहे हैं, दोनों का स्वागत है। अमेरिका से भी दो मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय मूल के लोग किस तरीके से इस चुनाव को ले रहे हैं ये समझना बड़ा आसान होगा। और पूर्णिमा जी कई बार सहयोग कर चुकी है। अटल जी के बारे में बता दूं, आज के दौर में इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, उसके बहुत बड़े एक्सपर्ट के तौर पर भी हैं। और ये जो जेन जी की अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उस पर कितना इंपैक्ट है वो भी उनसे समझेंगे। पूर्णिमा जी पहले बताइए, क्या माहौल है अमेरिका में?
नमस्ते, थैंक यू सो मच प्रवीण जी फॉर हैविंग मी। देखिए, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को आना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर द फैक्ट दैट ही इज़ गोइंग टू बी bringing some common sense back into the country। जो नॉर्मल लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, रेगुलर कॉमन वर्किंग क्लास लोग हैं, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। On top of it, it's not just from a perspective of domestic policies of inflation or energy dependency or cost of living, wages and etc. But international politics में आप देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नया वॉर शुरू नहीं किया था। और जहाँ पे वॉर चल रहा था, वहाँ पे वॉर खत्म करने की बात कर रहे थे, और इनफैक्ट अफगानिस्तान से ट्रूप विड्रॉ करने की बात ट्रंप कर रहे थे। लेकिन the way it was withdrawn by Biden administration was shameful. It was sudden. It was we sort of like, डर के माहौल में वो भाग के चले गए थे, वो $85 बिलियन की एसेट वहां पे छोड़ के। It was a shameful withdrawal and disaster for America and the stature of America. This was not done. Up fast forward now few years, we have two new wars going on one in the Middle East and one in the Asia section. So ये जो सप्लाई चेन की एजेंडा चलाया गया है, जो फोकस अराउंड हाउ इट एक्चुअली इम्पैक्टेड एवरीबडी इन द वर्ल्ड, तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ हमारे लिए सही नहीं है, वर्ल्ड के लिए सही है। वो आप अगर एब्राहम अकॉर्ड देखिए जो मिडिल ईस्ट में हुआ है, जो रिश्ता उन्होंने बिल्ड किया है, वेदर इट्स थ्रू विद रशिया और थ्रू नॉर्थ कोरिया, इवन इंडिया के साथ रिलेशनशिप सही किया है, मोदी के साथ कितना अच्छा वार्म एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड किया है। अब कमला हैरिस के साथ ये नहीं होने वाला है। अब कमला हैरिस का अब देखिए, उन्होंने अब्यूज तो करते इंडियन अमेरिकन को और इंडियन हेरिटेज की यूज तो भाई करते रहते ये हैं, वाला पॉइंट लेकिन मेरे उन्होंने दिमाग किया में है, क्या? मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपके सामने रखूंगा, कुछ सवाल भी हैं इस मसले पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अटल जी मुझे बताएं, जेन जी की भी बात हो रही है, और दूसरा एक चीज़, मैं जैसे क्योंकि आप तकनीक की दुनिया के आदमी हैं तो उस हिसाब से मैं कुछ सवाल आपके लिए सोच रहा हूँ। एलन मस्क ही जैसे लीजिए मसलन, वो खुलकर सपोर्ट में आ गए हैं और ऐसा माना जाता है कि एलन मस्क जो कुछ करना चाहते हैं उसमें ट्रंप की पॉलिसीज़ जो हैं वो उनके लिए मददगार होंगी। तो जो टेक सेवी हैं या आने वाला दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद तो अब सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विचार विमर्श और चिंताएं भी सामने आने लगी हैं। इस लिहाज से आप किस चेहरे को मजबूत चेहरे के तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ी सी असहमति जाहिर करूंगा आपके बात बिल्कुल, की मुझे तो बहुत अच्छा लगता मेहमानों है से। ये जब दो व्यूज आ जाएं तो तो थोड़ा सा देखिए, आप अगर भारत और अमेरिका के रिश्तों को देखिए पिछले 25 सालों में, पोखरण के बाद जो रिश्तों में धीरे धीरे जो मजबूती आई है, वो मजबूती कहीं ना कहीं दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशंस के अंतर्गत रही है। ये फर्क जरूर है। पूर्णिमा जी जो ये बात कह रही हैं, उन पे एक बात पे मैं सहमत होऊंगा कि कहीं ना कहीं ये है कि जो सतही तौर पे जो फॉर्म और फंक्शन का डिफरेंस जो कहेंगे, फॉर्म में कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़े से ज्यादा लेक्चरबाजी करने में वो रहते हैं, थोड़ा उनका ज्यादा जी, क्या कहते हैं, बाईं तरफ का दिखावा एजेंडा ज्यादा रहता है, है, तो बात ज्यादा है, प्रचार ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो लेकिन आप फंक्शन पे जाइए, जो सब्सटेंस है रिश्तों के, उनको आप देखिए। सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर डील जो हुई थी, सिविल न्यूक्लियर डील जॉर्ज बुश के अंतर्गत, उसको ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैसे ही गर्मजोशी से उन्होंने बढ़ाया है। उसके बाद से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि पहले वीजा रिजेक्ट हुआ था, बाद में अब कैसे उसको हैंडल करेंगे। कितनी संजीदगी से एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको हैंडल किया। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कई बार आपके चैनल पे पिछली बार भी आया था तो मैंने बात कही थी कि जो रिश्तों की मजबूती है वो संस्थागत तौर पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बनी हुई है। तो ये थोड़ा बहुत जो ऊपर से क्या कहते हैं बातचीत और जो थोड़ा विचार विमर्श का टोन का जो परिवर्तन होता है, उससे जरूरी नहीं है कि जो सब्सटेंटिव लेवल पे इश्यूज में कोई मेजर चेंज आएगा।
और उस मामले में मैं आपके जो पहला सवाल आपने पूछा उस पर मैं थोड़ा जोड़ना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आप देखिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आप सिलिकॉन वैली में भी जाइए, इलॉन मस्क एक बहुत बड़े उस पे डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक के रूप में उभरे हैं और उनकी अपनी निजी वजह है जिसकी वजह से वो इस लेवल पे आए हैं। पर आप दूसरी तरफ देखिए बहुत ढेर सारे लोग हैं जो डेमोक्रेट्स के भी सपोर्ट में आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका में ये कहीं ना कहीं दोनों में से कोई भी राष्ट्रपति बनता है उसमें कोई बहुत बड़ा भारत से संबंधों में फर्क मैं पड़ेगा। अटल जी, आपने जो बात कही है ना, इसको थोड़ा एक संक्षेप में समराइज करके संजीव जी के सामने भी रखता हूं, पूर्णिमा जी के सामने भी रखता हूं। संजीव जी, पहले आप बताइएगा संक्षेप में दोनों से इसी पर कमेंट, कि हमने पहले भी हालांकि बात की इस पे कि अगर ऐसा माना जाए कि सब कुछ ट्रंप के साथ में सही है, तो पिछले 5 साल तो हमारे लिए बद से बदतर हो जाने चाहिए थे। तब भी कमला हैरिस तो थी ही, वहां पर बाइडन तो थे ही। बाइडन के समय भी यही बातें होती थी कि अरे नहीं नहीं, वो ट्रंप के साथ संबंध अच्छा, बाइडन के साथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलता रहा। भारत के साथ संबंधों में कोई फर्क नहीं आता, ये हम जानते हैं। फिर भी ये ट्रंप को लेकर मैं देख रहा हूं कि अभी एक अटल जी मिले मुझे, जिन्होंने एक दूसरा व्यू पॉइंट रखा है। थोड़ा सा गोयल सर भी बोल रहे थे, लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं एक सिंपैथी या जो सपोर्ट है वो ट्रंप की तरफ ज्यादा होता है। संजीव जी, ऐसा क्यों है? और जो संस्थागत पार्टनरशिप की बात है वो अटल जी ने जो कही, मैं चाहूंगा उस पर भी आप अपनी टिप्पणी रखें। जी देखिए, अटल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और मैं इस बात को हमेशा से कहता रहा हूं, मैंने इस बारे में लिखा भी है कि जो भारत और अमेरिका के बीच की जो रणनीतिक साझेदारी है वो हमारे शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस के ऊपर आधारित है। और जो लोकतांत्रिक मूल्यों का जो सबसे बड़ा जो आधार है, जो नींव है, वो इतनी सशक्त और मजबूत है कि वो इन संबंधों को भविष्य में भी बहुत ही अच्छा बनाए रखेगी। और यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये जो पार्टनरशिप भारत और अमेरिका की है, ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में एक है। और ये जो पार्टनरशिप की जो महत्ता है, इसको अमेरिका का में बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी रही हो। जैसा कि अटल जी ने कहा कि यदि आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, बिल क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन थे, ओबामा फिर डेमोक्रेटिक, उसके बाद ट्रंप रिपब्लिकन, फिर जो बाइडेन डेमोक्रेटिक। और सभी राष्ट्रपतियों ने पिछले 20 और 22-24 वर्षों में इन संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य किया है, इसको हायर ट्रेजेक्टरी पर ले गए हैं। और ऐसे में मेरा मानना है कि यदि कमला हैरिस भी राष्ट्रपति बनती है तो वो इन संबंधों को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए ही कार्य करेंगी। देखिए प्रवीण जी, जो नेता होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, उनकी कार्यशैली, उनके व्यक्तित्व में जाहिर है कि भिन्नता है और सभी थोड़े से अलग अपनी कार्यशैली के लिए अलग जाने जा सकते हैं। लेकिन लार्जली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इस बात को लेकर के गहरी सहमति है कि भारत इंडो पैसिफिक रीजन का सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र है। सबसे बड़ी वो बात चाहे ये जो है, भी आए, जो भी राष्ट्रपति बने, जो भी आए, इन संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य करेगा। ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इन संबंधों के भविष्य को, भारत और अमेरिका के संबंधों के भविष्य को बहुत उज्जवल देखता हूं और पूरे विश्व के लिए भी ये बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है। आप डेफिनेटली, पूर्णिमा जी, इस पर कुछ ना कुछ कहना चाह रही होंगी। तो कमला हैरिस, जिनके लिए तमिलनाडु में पूजा चल रही है और जिनको उपराष्ट्रपति के तौर पर देखा ही गया है, और हमने देखा है कि बाइडेन के समय पर भी ऐसे संबंध खराब, तो क्यों नहीं उनको एक मौका मिले? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रम्प अगर प्रेसिडेंट बनेंगे तो हमारी कंट्री के लिए बनेंगे ना पहले। जी। हमारे गैस की प्राइस $4 है विस्कॉन्सिन में, मिल्क की प्राइस $3.50 है और एग्स की प्राइस $3 हो चुकी है। और मैं नॉर्मल लोगों की बात करूं तो हमें क्या फर्क पड़ता है, इंडिया, रशिया और इजराइल में क्या चल रहा है। वो यूक्रेन को $200 बिलियन भेजा हुआ है। वो पैसे हमें यहाँ पे खर्च करते तो हमारे लिए अच्छा होता ना, हमारे एनर्जी कॉस्ट तो नीचे जाता ना और रेंट कॉस्ट तो नीचे जाता ना। दिस इज व्हाट्स द रेगुलर पीपल who's the citizen of this country is actually thinking at this point of time. At the same time, people like us
who are also legal immigrant, जैसे मैं हूँ इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन हूँ, मेरा भी ख्याल रहता है कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो रिलेशन बनता है वो नॉट फ्रॉम ए प्यूनिटिव परस्पेक्टिव बने, बट फ्रॉम ए ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट परस्पेक्टिव बने, एंड इट इज एन इक्वल रिलेशनशिप. अभी from a foreign affairs perspective, Biden administration have started sanctioning Indian companies because of their dealing with spare parts with Russian entities. So क्यों? Because India को तो अपने लोगों को देखभाल करना पड़ेगा ना. Just because India has a better relationship with Russia, America cannot simply just go around and sanction Indian companies. अभी जो कनाडा की बात हुआ है, कनाडा इंडिया रिलेशन, जो खालिस्तानी एजेंडा अभी इतना सीवियर सिचुएशन में आ चुका है जहाँ पे इंडियन डिप्लोमेट्स को यहाँ से निकालना पड़ा. This situation is going to even become even tougher, because America, it's not like Canada is acting without the knowledge of America, right? तो आपके ये इस चीज जवाब ने मुझे इतने सारे मुद्दे दे दिए कि मैं सोचने लगा कि यार इस पर तो एक डिबेट और करनी पड़ेगी अलग से, और डेफिनेटली नतीजे आने के बाद करना ही पड़ेगा. लेकिन अटल जी, मुझे एक बात बताइए, एक बड़ी नाइंसाफ़ी है. एक हम जब से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव देख रहे हैं, कई सारे देख भी लिए, सबको 2-2 मौके मिले. इनको कंसेक्यूटिव नहीं मिल पाए तो अब ऐसे मिल जाए ट्रंप को. ये बड़ी नाइंसाफ़ी हो गई. और उनको देखा भी था उनका 5 साल का, और उस समय चुनाव में धूम भी बड़ी थी उनकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चून रहा बाइडेन साहब का, वो नहीं जीत पाए. तो इस बार ऐसा नहीं लगता कि उनके उस पिछले अनुभव का, तैयारियों का, और पूर्णिमा जी ने कई और कारण गिनाए हैं, इनका फ़ायदा मिल जाएगा? देखिए, मैं फिर से वापस आता हूँ वहीं पे कि ये रिश्तों की मजबूती जो संस्थागत रूप में इंस्टीट्यूशनल है, तो उसमें मैं पूर्णिमा जी से थोड़ा असहमत हूँ. जहाँ तक ये बात मैं मानूंगा जरूर कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन रहता है ना, थोड़ा लेक्चरबाजी ज़्यादा होती है हमारे लिए, तो वो थोड़ा सा उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. चाहे और डेमोक्रेटिक पार्टी में जो एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट फ्रिंज के जो लोग हैं, उनके पास कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें मैं भी एक जो मिडिल ऑफ द रोड मिडिल क्लास भारतीय है मेरे ऐसा, वो भी उन मुद्दों से असहमत रहता है. तो इस मामले में मैं पूर्णिमा जी की बात समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा उनको अगर ये लगता है कि रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रम्प की सत्ता आए तो थोड़ा बेटर होगा. पर मुझे फिर मैं घूम फिर के वहीं आऊंगा कि जहाँ अगर आप कथनी और करनी में फर्क ना मानिए, जो कि काफी ये अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन है कि ट्रंप ने ये भी कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि वो सारे वर्ल्ड के जितने देशों से इंपोर्ट आ रहा है उसमें टैरिफ लगाएंगे, और वो टैरिफ लगाएगा तो वो तो इंडियन कंपनीज पे भी लगेगा. अच्छा सर, क्योंकि समय अभी सीमित है, इसलिए अटल जी मैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर आ जाऊं. भारतीय मूल का झुकाव, आप एक निजी राय हो सकती है आप लोगों की अपनी अपनी, और मैं तो जानता हूं कि पूर्णिमा जी जो है बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहती है इन चुनाव में और जो वहाँ की पॉलिटिक्स है उसमें. लेकिन आप मुझे बताएं कि भारतीय समुदाय किसके साथ है? ऐसा कुछ बन सकता है, ऐसी कुछ सोच बन सकती है? भारतीय समुदाय भी उतना ही अलग अलग बिखरा रहता है जितना कि अमेरिकी आम वोटर होगा? उस मामले में मैं भारतीय समुदाय की मैच्योरिटी को दाद दूंगा कि उन्होंने लोकल मुद्दों पर और लोकल उस पे और बाकी सब कुछ देखते हुए हर एक व्यक्ति का अपना अपना मत है, और उस हिसाब से काफी हद तक भारतीय समुदाय जो है वो दोनों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उसमें बटा हुआ है. मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे आपको बताऊँ, यहाँ लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये बोर्ड का एक इलेक्शन है. बोर्ड में दोनों तरफ से कैंडिडेट्स आते हैं, दोनों तरफ भारतीय मूल के कैंडिडेट्स मौजूद हैं, क्योंकि ये भारतीय मूल के लोगों की संख्या और उनकी जो क्षमता है दोनों को दर्शाता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में उनकी सक्रियता जो है, एक्टिविज्म जो है, वो काफी हद तक दोनों पार्टियां मानती हैं, और दोनों पार्टियां ये भारतीय समुदाय के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई हैं. और ये बहुत अच्छी बात है कि एक कहीं न कहीं हम एक वोटिंग ब्लॉक नहीं माने जा रहे हैं, हम कहीं ये नहीं माने जा रहे हैं कि ये तो वोट किसी एक पार्टी के पॉकेट में है. ये पोलराइज होके एक समुदाय विशेष है, ये समुदाय विशेष नहीं है, अमेरिका का नागरिक है तो अमेरिका के हिसाब से या अमेरिका के मुद्दों पर सोचेगा. संजीव जी, आप इस पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहे कि भारतीय समुदाय का कितना इम्पैक्ट, और जैसा मैं कह रहा हूं कि देखिए अमेरिका के चुनाव पर बहुत बड़े मुद्दों पर बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारा दर्शक जो है
जिन मुद्दों के इर्द गिर्द है उसको थोड़ा सा पहले समझें। तो ये बताएं मुझे संजीव जी कि भारतीय समुदाय किसके करीब आपको ज़्यादा दिखता है? और एक तो अटल जी ने उसका बता ही दिया कि वो ज़्यादा मैच्योर मानते हैं और वो वहाँ के मुद्दों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। जी देखिए, परंपरागत रूप से अगर आप थोड़े इतिहास में जाएं तो जो भारतीय समुदाय है वो ज्यादातर उसका जो झुकाव है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ अवश्य रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में, हाल के समय में हमने ये देखा है कि उसमें बड़े बदलाव आ रहे हैं। और जो भारतीय समुदाय है, जैसा कि अटल जी ने कहा कि वो रिपब्लिकन पार्टी को भी बड़ा अपना समर्थन देता है। और बड़े स्तर पर अगर आप देखें तो जेडी वैंस की जो धर्मपत्नी उषा वैंस वो भारतीय मूल की हैं। और इसी तरीके से अनेक ऐसे जो नेता हैं और अनेक ऐसे वहाँ के कार्यकर्ता हैं रिपब्लिकन पार्टी के जो कि भारतवंशी हैं। तो ऐसे में जो अंतर है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करने का वो घट रहा है। और इन चुनावों में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अनेक जो युवा जो भारतवंशी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में अपना झुकाव दर्शा रहे हैं। और आप जानते हैं कि भारतवंशियों की संख्या लगातार बढ़ी है। 5.2 मिलियन की वर्तमान समय में पूरी आबादी है जो अमेरिका में रहती है। और उसमें जाहिर है कि उनके जो मत हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। खासकर जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं, जो स्विंग स्टेट्स और अनडिसाइडेड वोटर्स को प्रभावित करने में जो भारतीयों का एक बड़ा प्रभाव है वो बहुत असरदार रोल प्ले करेगा। और अल्टीमेटली मेरा ऐसा मानना है कि जो अमेरिका के इलेक्शंस के रिजल्ट होंगे उनको डिटरमिन करने में, विशेष रूप से जो स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट्स को डिटरमिन करने में, वहां पर बड़ी संख्या में खासकर मिशिगन, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में जो बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय हैं उनका एक बड़ा योगदान होगा। तो मेरा ऐसा मानना है प्रवीण जी कि भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ी है। और मैं जाहिर है कि हम यहाँ पर बैठ करके एक निष्पक्ष तरीके से इन इलेक्शंस को वॉच कर रहे हैं। और ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि यदि कमला हैरिस चुनाव जीत जाती हैं तो ये पूरे भारतवर्ष के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो ऐसे में जो उनका जो भारतीयों के साथ कनेक्शन है उसका भी एक बहुत सम्मान होगा। यहीं से शुरू किया था हमने बात जाएगा। यहीं से शुरू की थी, ये हो वो हो, दोनों के साथ ही एक कनेक्ट है। और जैसा अंशु जी तो बोल गई थी कि कमला हैरिस को हम कितना भारतीय मान ले, लेकिन वो खुद को कितना मानती है, ये भी कुछ पहलू पूर्णिमा जी ने उस पर और प्रकाश डाल दिया। उन्होंने बताया कि देखिए हो तो अमेरिका के मुद्दों पर रहा है, पहले अमेरिका की बात सोची जाएगी, चाहे वो भारतीय मूल के लोग हो चाहे जहां के लोग हो। बहुत दिलचस्प है और बहुत सारे मुद्दे मिले, लेकिन समय का अभाव रहा। लेकिन इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जो चुनाव के नतीजे आएंगे तो कई और मुद्दों को डिस्कस किया जा सकता है। उससे पहले पूर्णिमा जी आपका, अटल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद आप दोनों अमेरिका से जुड़े। संजीव श्रीवास्तव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो लगातार ऐसे मुद्दों पर हमारे लिए समय निकाल रहे हैं। संजीव जी आपका विशेष धन्यवाद मैं करता हूँ। भारत का सवाल में इतना ही।